हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल लेके आ गया हूँ फिर से किसका इतिहास का एक नया सेशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 पीरियड में ये देख लिया है कि इतिहास होता क्या है, हिस्ट्री क्या होती है और कैसे कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। आज हम लोग देखते हैं इतिहास के स्रोत, रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। कहने का मतलब बेटा इतिहास की स्रोत क्या हैं। तो बेटा इतिहास का स्रोत क्या होता है, पहले आइए ये जान लेते हैं। तो बेटा जिस स्रोत के आधार पर इतिहास लिखा जाए या इतिहास पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं हम, रिसोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास के स्रोत। तो थोड़ा सा आप इसमें क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। जिस आधार पर इतिहास लिखा जाए और पढ़ा जाए उसे इतिहास के स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास के स्रोत कहते हैं। बेटा ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसे मैं डिवाइडेड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। पहला तो बेटा आपका हो जाता है पुरातात्विक इतिहास। क्या हो जाता है, पुरातात्विक इतिहास, पुरातात्विक स्रोत, सॉरी इसको क्या कहेंगे, पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। और दूसरा हो जाता है क्या, साहित्यिक स्रोत। क्या हो जाता है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या होता है, साहित्यिक स्रोत होते हैं। ये 2 स्रोत होते हैं बेटा। ये जो पुरातात्विक स्रोत होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स कहते हैं। अब बेटा इसे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स करते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल मतलब कि पुरातात्विक रिसोर्स क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, थोड़ा सा आइए इसको जानते हैं। बेटा कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये है कि अगर हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना है, क्या करना है, पूर्वजों के बारे में जानना है, तो हमारे पूर्वज अब कहाँ हैं, ज़मीन के ऊपर तो है नहीं, ज़मीन के नीचे ही होंगे। मतलब कि हमें अपनी ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी। और ज़मीन की खुदाई से जो अभिलेख मिलते हैं, मतलब कि जो स्रोत मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और जहाँ पे ये खुदाई की जाती है, मतलब कि क्या किया जाता है बेटा, जहाँ पे हम लोग उत्खनन करते हैं उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है। जहाँ पे इसकी हम लोग खुदाई करते हैं या उत्खनन करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है। और जो इस खुदाई को करता है या फिर जो इस पर रिसर्च करता है उसको क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, मतलब कि पुरातत्वविदी कहा जाता है। ठीक है। अब बेटा ये साइट्स ना हम लोगों ने कई देखी हैं। बेलन घाटी, क्या देखी है, बेलन घाटी और लहुरागढ़, ऐसी हमने बहुत सी साइट्स देखी हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने 2-3 साइट्स देखी हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिलता है जिसे हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में लेकर अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा बेटा, और आइए देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ये जो पुरातात्विक स्रोत है बेटा, इसकी जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई में बेटा हमें क्या क्या मिल सकता है, पहला तो मिल सकता है अभिलेख। क्या मिल सकता है, अभिलेख, मतलब कि कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिल जाए, किसी पत्थर पे, किसी दीवार पे, कहीं पे मिल जाए। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, मुद्रा हो सकता है, आपको उस समय का कोई मुद्रा मिल जाए। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, स्मारक। क्या हो सकता है, स्मारक हो सकता है, उस समय की कोई स्मारक मिल जाए, कोई भवन वगैरह मिल जाए। ठीक है। और चौथा होता है बेटा आपका मृद
भांड, क्या होता है? मृद भांड। और पांचवा बेटा आपका होता है, उस समय हो सकता है उस समय की आपको क्या मिल जाए? मूर्तिकला मिल जाए, कोई मूर्तिकला या चित्रकला मिल जाए। क्या मिल जाए? चित्रकला मिल जाए। ठीक है, तो बेटा इस तरह हम लोगों ने देखा कि इसके जो स्रोत मिलते हैं कौन से मिलते हैं? 5 स्रोत मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अभिलेख बेटा, दूसरी हो गई मुद्रा, तीसरा हो गया स्मारक, उसके हो गया चौथा हो गया मृदभांड और पांचवा हो गया मूर्तिकला या चित्रकला। बेटा ये जो होता है अभिलेख, इसको कहते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। मतलब कि कोई स्क्रिप्ट मिल जाए लिखी लिखाई किसी दीवार पे। अभिलेख का मतलब ये होता है किसी दीवार या किसी पत्थर या किसी पटल पे क्या हो, कुछ लिखा हो, कोई स्क्रिप्ट लिखी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। यहीं पे बेटा मुद्रा क्या होता है? कॉइन्स। मुद्रा को कहते हैं कॉइन। बेटा जो स्मारक होता है इसको कहते हैं मैन्यूमेंट। क्या कहते हैं? मैन्यूमेंट। ठीक है। और जो बेटा ये मृद भांड है इसको कहते हैं टेराकोटा। टेराकोटा, इसको कहते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो बेटा आइए थोड़ा सा इन लोगों इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो तो बेटा अभिलेख होता है, ये किसी भी दीवार पे लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट होती है या किसी पत्थर पे लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट होती है। हमारे यहाँ कुछ पाए गए, जैसे अशोक का स्मारक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अशोक का स्मारक भी क्या है? एक अभिलेख है, एक स्क्रिप्ट है जो पाई गई थी। पहला जो मतलब सबसे पुराना अभिलेख है बेटा, सबसे प्राचीन अभिलेख है, वो क्या है? तो बेटा जो सबसे प्राचीन अभिलेख पाया गया है वो क्या था? गोगच कुई। क्या था? गोगच कुई सबसे प्राचीन अभिलेख पाया गया था। कब पाया गया था ये बेटा? 1400 BC में पाया गया। कब पाया गया? 1400 BC में पाया गया। मतलब कि 1400 BC का अभिलेख है ये। और कहाँ पाया गया? टर्की में पाया गया। कहाँ पाया गया? टर्की में पाया गया, जो कि उस समय एशिया में ही आता था, भारत के पास। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पुराना अभिलेख क्या है? गोगच कुई। जो कहाँ पाया, कब पाया गया, कब का अभिलेख है बेटा ये? तो इस तरह बेटा हम लोगों ने देखा कि गोगच कुई सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो कि पाया गया है 1400 BC का है, और ये टर्की के पास पाया गया है। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि स्क्रिप्ट से कैसे, अब ये जो हमको स्क्रिप्ट मिली हुई है इस पे हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं और इसके हिसाब से उस समय के कला और संस्कृति के बारे में बताते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो मुद्रा है, जब मुद्रा हमें उस समय का कोई मिलता है, तांबे का होता है, चांदी का होता है, कई प्रकार के होते हैं, तो उस समय के हम इकोनॉमिक के बारे में बता सकते हैं, कैसी मुद्रा चल रही थी। और ये भी बेटा क्या करता है? उस समय की कला और संस्कृति के बारे में बताता है, सभ्यता के बारे में बताता है। तो यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। स्मारक क्या होता है बेटा? हो सकता है उस समय कोई भवन मिल गया हो। मैन्यूमेंट मतलब होता ही बेटा भवन। तो उस समय का कोई भवन मिल गया हो जिसमें हम क्या कर सके? ये बता सके कि उस समय के भवन निर्माण कैसे थे, उस समय की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। तो इस साक्ष्य के आधार पर भी बता सकते हैं हम लोग। उसके बाद मृद भांड भी होता है ना, जो इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कई प्रकार की जानकारियाँ निकाल कर बता सकते हैं कि उस समय की कला और संस्कृति, उस समय की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। उसके बाद मूर्तिकला और चित्रकला भी यही बताती, क्योंकि जो ज़्यादातर बेटा मूर्तिकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, वो उस समय के राजा महाराजा और उस समय की संस्कृति को ही दर्शा के चित्रकला बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। तो ये भी क्या करते हैं? हमारे पुरातत्व स्रोत के आधार पर हमारे इतिहास को, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को बताते हैं। इसको थोड़ा सा देखा जाए बेटा, पटना के पास क्या है? पटना के पास कुम्हर हार है। क्या है? कुम्हर हार, जहाँ पे लकड़ी का घर पाया गया था। कहाँ पाया गया था? लकड़ी का घर पाया गया था बेटा, जो कि बेटा मौर्य वंश की, किसकी बेटा? मौर्य वंश की बात बताता है। ये क्या करता है? मौर्य वंश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है। देख ले कि हमारे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत अब जानकारी हम लोगों ने ली। अब थोड़ा सा हम आपको जनरल चीज़ें बता देते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसको मिर्च करते हैं और जनरल चीज़ें बताते हैं। तुम बेटा हमें पहले ये बताएंगे कि किसी भी अभिलेख
का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। वहीं पे बेटा मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। और वहीं पे बेटा हमारा प्राचीन तारीखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राचीन तारीखों का अध्ययन। प्राचीन तारीखों का अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। पैलियोग्राफी कहलाता है। तो बेटा इस तरह हमने देखा कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं और उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। मैंने थोड़ा सा 2-4 बेसिक टर्म आपको बता दिया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में और उनका अध्ययन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा साहित्यिक स्रोत। तो बेटा जो साहित्यिक स्रोत है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा आप बड़ा सा बना लीजिए बेटा, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो बेटा हमारा पहला साहित्यिक स्रोत है उसको कहते हैं हम लोग धार्मिक साहित्य। क्या कहते हैं? धार्मिक साहित्य कहते हैं। दूसरा बेटा आ जाता है आपका लौकिक साहित्य। मतलब पहला बेटा हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो हमारे धर्म से जुड़े हुए साहित्यिक साक्ष्य हैं उसको हमने क्या कहा? धार्मिक साहित्य कहा। दूसरा लौकिक साहित्य कहा, मतलब जो हमारे समाज से जुड़े हुए साक्ष्य हैं साहित्य के, उसको हमने क्या कहा? लौकिक साहित्य कहा। और तीसरा बेटा आ जाता है क्या? विदेशी साहित्य। क्या आ जाता है? विदेशी साहित्य। मतलब कि जो हमारे यहाँ बेटा विदेशी आए उन्होंने भी हमारे यहाँ क्या किया? हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को इफेक्टेड किया और उनका भी अपना एक साहित्य है। तो ये बेटा साक्ष्य हमको मिलते हैं किससे? साहित्यिक स्रोत से मिलते हैं, जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं? इतिहास लिखते हैं। इतिहास पढ़ा जाता है, इतिहास लिखा जाता है जिसके आधार पे। तो आइए बेटा पहले हम लोग देख लेते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो इसका एक पूरा मैप बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा आप अपने कॉपी में बड़े से मैप को कर लीजिएगा, कॉपी को ना ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल कर लीजिएगा और उस पर बनाइएगा मैप, तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो बेटा ये जो हमारा धार्मिक स्रोत है इसके भी 3 पार्ट हैं। कितने हैं? 3 पार्ट्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। किसमें? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं धार्मिक स्रोत को। पहला हो जाता है बेटा आपका ब्राह्मण साहित्य। क्या हो जाता है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य मतलब कि बेटा इसमें ब्राह्मणों के बारे में बात किया गया, मतलब कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए साक्ष्यों को जोड़कर जो ब्राह्मण शास्त्र बनाया गया उसको कहा गया हमारे यहाँ ब्राह्मण साहित्य। और दूसरा हो गया बेटा जो हमारा बौद्ध साहित्य। क्या हो गया? बौद्ध साहित्य। और तीसरा क्या हो गया? जैन साहित्य। जैन साहित्य। तो बेटा इस तरह हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोगों के दिमाग में बात ये क्लिक कर रही होगी कि ये तो धर्म की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की बात कर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो धर्म होता है बेटा वही धर्म क्या कहता है? हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की सभ्यता को बताता है। अब अगर हम बात करते बेटा बौद्ध धर्म की, तो हमारे बौद्ध धर्म के जो जनक थे कौन थे? गौतम बुद्ध जी। अब इन्होंने क्या किया? समाज की कई बुराइयों का अंत किया
समाज में नए प्रचलन का शुरुआत की, नए प्रचलन की शुरुआत की। और ये अच्छे प्रचलन थे जो हमारे समाज में बहुत अच्छे प्रभाव छोड़ के गए, जिसके कारण क्या होता है, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता दोनों में फ़र्क पड़ता है। और वहीं पे बेटा जैन धर्म की बात करें तो इसके जनक कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। इन्होंने भी बेटा हमारे समाज में धर्म से क्या किया, बहुत ज़्यादा सुधार किए। कहते हैं कि जो धर्म को धारण करता है वही धार्मिक है, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमने देखा कि जो धार्मिक स्रोतों के आधार पर हम इसको बांटे, इसको 3 पार्ट्स में बांटे। पहला आ गया हमारा बेटा ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आ गया बौद्ध साहित्य और तीसरा हो गया हमारा जैन साहित्य। तो ये हमारे 3 भाग हो गए। अब उसमें बेटा अगर हम बांटे किसको, ब्राह्मण साहित्य को बांटें, तो इसके कई पार्ट्स निकल के आएंगे, इसके कई पार्ट्स निकल के आएंगे। तो पहला तो हो जाता है बेटा इसका वेद, क्या हो जाता है, पहला पार्ट वेद हो जाता है। दूसरा हो जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, क्या हो जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ। और तीसरा हो जाता है जो बेटा, हाँ, तो जो तीसरा होता है बेटा इसको कहते हैं हम लोग आरण्यक साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आरण्यक साहित्य कहते हैं। चौथा जो बेटा हो जाता है हमारा उपनिषद, क्या हो जाता है, उपनिषद हो जाता है। बेटा इसका देखा जाए मतलब क्या होता है, उपनिषद में बेटा उप का मतलब होता है पास, क्या होता है, पास। निषद का मतलब होता है बैठना। कहने का मतलब जब किसी के पास बैठ के कोई गुरु रहे होंगे, आपके कुछ भी रहे होंगे, जिसके पास बेटा हम लोग बैठकर उनको सुनकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो उपनिषद में आ जाता है। ये ज्ञान जो होता है बेटा ये क्या होता है, दार्शनिक ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये हो गया उपनिषद। आ जाता है बेटा आपका वेदांग, क्या आ जाता है, वेदांग। वेदांग आ जाता है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है बेटा सूत्र साहित्य, क्या आ जाता है, सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है बेटा लास्ट में आपका आ जाता है महाकाव्य, महाकाव्य। और सबसे लास्ट में बेटा आपका आता है स्मृति साहित्य, क्या आ जाता है, स्मृति साहित्य। लास्ट में क्या आ जाता है, स्मृति साहित्य। लास्ट में बेटा आपका आ जाता है स्मृति साहित्य, ठीक है। तो बेटा अगर हम लोग वेद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेद की, तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। तो ये जो बेटा हमारे वेद थे, ये क्या थे, हमारे जो वेद थे किस में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे गए थे। अगर देखा जाए तो देखा जाए बेटा तो हमारे इंडस वैली में भी कुछ लिपियां पाई गई हैं, लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं गई हैं। तो इसलिए हम देखते हैं जो हमारे प्राचीनतम स्रोत हैं, तो प्राचीनतम स्रोतों में बेटा जो हमारा वैदिक स्रोत है वो सबसे पहला स्रोत है। तो वैदिक स्रोत क्या हो गया, हमारा पहला स्रोत हो गया, पहला स्रोत हो गया, क्या हो गया, पहला स्रोत। तो ये जो वैदिक स्रोत है बेटा ये हमारा सबसे पहला स्रोत माना जाता है इतिहास का, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या है, वैदिक स्रोत सबसे पहला स्रोत माना जाता है प्राचीन साहित्य का, ठीक है। धार्मिक साहित्य में ये हमारा पहला स्रोत माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए थोड़ा सा बेटा, इसकी जो लिखावट की शैली थी क्या थी, पद्य शैली थी, क्या थी, पद्य शैली में लिखा गया था। हाँ ये है थोड़ा सा कि यजुर्वेद में थोड़ा सा गद्य शैली देखने को मिली थी, लेकिन बाकी सब कुछ पद्य शैली में लिखा गया था। इस वजह से बेटा हम लोग इसको कह सकते हैं कि पद्य शैली में पूरा लिखा गया था। और उस समय बेटा समझ लो कि इसको पढ़ना लिखना तो आसान था। आज हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद भी 15 से 16% ही लोग ऐसे हैं जो हिंदी संस्कृत पढ़ सकते हैं और संस्कृत समझ सकते हैं। बाकी लोगों के पल्ले नहीं पड़ती संस्कृत, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला वेद हमारा क्या था, ऋग्वेद। दूसरा क्या था, यजुर्वेद। क्या था दूसरा, यजुर्वेद। तीसरा क्या था बेटा हमारा, सामवेद। और चौथा था बेटा हमारा अथर्ववेद। क्या था,
अथर्ववेद। तो इसमें से बेटा ये जो 3 हैं ये क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम लोगों ने कहा संहिता। क्या कहा, संहिता। ये संहिता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये संहिता के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से ये बेटा अथर्ववेद क्या किस नाम से जाना जाता है, वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आरण्यक साहित्य क्या है। तो आइए थोड़ा सा अब जानते हैं आरण्यक साहित्य के बारे में। तो थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आइए, मतलब बेटा हम लोगों ने देख लिया वेद के बारे में जानकारी ले ली, अब थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो बेटा देखा जाए तो हमारा जो वेद था ये संस्कृत में लिखा था, सब लोगों के समझ में आता नहीं था। तो इसको जब हिंदी में लिखा गया बेटा, किस में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, तो इसको हमने कहा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहा, इसको हमने ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। कहने का मतलब ये है कि ये वेदों का ही हिंदी अनुवाद है। क्या है, वेदों का ही हिंदी अनुवाद है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये इसका हिंदी अनुवाद है। ये किस में लिखी गई है बेटा, गद्य शैली में लिखी है। किस में लिखी है, गद्य शैली में लिखी है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि यजुर्वेद में सबसे पहले गद्य शैली को देखा गया था। बाकी गद्य शैली का मूल विकास बेटा कहाँ से है, ब्राह्मण ग्रंथ से है, ठीक है। उसके बाद आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग आरण्यक साहित्य के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, आरण्यक साहित्य के बारे में। तो बेटा आरण्यक साहित्य क्या होता है, आरण्यक का मतलब होता है जंगल। मतलब कि जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान लोग जंगलों में जाके तप करके ईश्वरीय ज्ञान लेके आते थे और उसके बारे में हमें बताते थे, वो किस में आ जाता है, ये आ जाता है आरण्यक साहित्य। मतलब कि ये रहस्यमय ज्ञान के बारे में बात करता है। किसके बारे में, रहस्यमय ज्ञान की बात करता है ये, ठीक है। ये रहस्यमय ज्ञान की बात करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका उपनिषद। आइए थोड़ा सा उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा ये उपनिषद है, मतलब कि किसी गुरु के पास बैठकर उनकी बातों को सुन के जो ज्ञान मिलता था ये उस पे जाता है, मतलब कि ये उपनिषद कहलाता है। ये ज्ञान कैसा होता था बेटा, तार्किक होता था। क्या होता था, तार्किक होता था या फिर दार्शनिक होता था। क्या होता था, दार्शनिक होता था। क्या होता था, तार्किक होता था या दार्शनिक होता था, ठीक है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद बेटा क्या है, आपका क्या है, छंदोग्य। क्या है, छंदोग्य है। वहीं पे बेटा सबसे बड़ा उपनिषद क्या कहलाता है, सबसे बड़ा उपनिषद कहलाता है बेटा आपका बृहदारण्यक। क्या कहलाता है, बृहदारण्यक बेटा सबसे बड़ा उपनिषद कहलाता है। वहीं पे सबसे छोटा उपनिषद जो होता है बेटा क्या कहलाता है, मांडुक्य। क्या कहलाता है, मांडुक्य। मांडुक्य बेटा सबसे छोटा उपनिषद कहलाता है। तो बेटा इस तरह हम लोगों ने ध्यान लिया उपनिषद क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जाना। अब उसके बेटा बाद जान लेते हैं हम किसके, वेदांग के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बेटा वेदांग है बेटा हमारा कितने हैं, 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं बेटा, निरुक्त, पहला क्या है, निरुक्त। दूसरा है आपका व्याकरण, व्याकरण। तीसरा आपका है ज्योतिष। क्या है, ज्योतिष। और चौथा बेटा आपका आ जाता है कल्प। क्या आ जाता है, कल्प। पांचवा आ जाता है बेटा आपका छंद। और छठवा आ जाता है आपका बेटा शिक्षा। क्या आ जाता है, शिक्षा। तो इस तरह बेटा हम लोगों ने देखा कि जो वेदांग हैं कितने हैं, 6 हैं। इनकी संख्या 6 है और मैंने आपको नोटेड डाउन करा दी है। अब उसके बाद देख लेते हैं बेटा हमारा जो सूत्र साहित्य है ये कितने भागों में बटा है और कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो बेटा जो हमारा ये सूत्र साहित्य है, क्या है, सूत्र साहित्य है, इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। किस में बांटते हैं, 4 भागों में डिवाइडेड करते हैं। बेटा आप इसे ना पूरा का पूरा एक बड़े से चार्ट में बनाना, तब जाके आपके लिए आसानी होगी इसे पढ़ना, और बड़े अच्छे से एक रोड मैप आपके दिमाग में बना होगा। जब भी आपको पढ़ना होगा बड़े कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला जो बेटा आता है वो आता है सौत सूत्र आता है। क्या आता है, सौत सूत्र आता है।
ठीक है। और दूसरा आता है वो आता है सुलभ सूत्र। क्या आता है? सुलभ सूत्र। और तीसरा जो आता है बेटा आपका गृह सूत्र आता है। क्या आता है? गृह सूत्र। और पांचवा जो होता है बेटा आपका वो आता है धर्म सूत्र। क्या आता है? धर्म सूत्र। ये वही वाला सूत्र है बेटा जिसमें आपको 16 संस्कार दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 16 संस्कार दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब कुछ जान लिया। अब थोड़ा सा जानते हैं महाकाव्य बेटा, महाकाव्य कैसे स्रोत हैं हमारे धार्मिक। आइए थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं बेटा। तो जो बेटा महाकाव्य है, ये जो महाकाव्य है बेटा, ये हमारे इंडिया में इसके दो ही साक्ष्य हैं। पहला क्या है? रामायण। क्या है? रामायण। क्या है? रामायण। और दूसरा क्या है? महाभारत। ये आ जाते हैं बेटा दोनों किसके तहत? महाकाव्य के तहत आ जाते हैं। और तीसरा बेटा आपका क्या हो जाता है? अरे सॉरी, इसमें तीसरा कोई है ही नहीं। उसके बाद जो स्मृति साहित्य होता है, ये क्या होता है? इसको भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो स्मृति साहित्य है बेटा, ये जो स्मृति साहित्य है, ये कौन कौन से होते हैं बेटा स्मृति साहित्य? आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो पहला होता है बेटा मनुस्मृति। क्या होता है? मनुस्मृति। दूसरा जो होता है बेटा आपका विष्णु स्मृति। क्या है? विष्णु स्मृति। और तीसरा क्या है बेटा आपका? ये है याज्ञवल्क्य। तीसरा बेटा जो है आपका है आ जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या आ जाता है? याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। चौथा जो बेटा आ जाता है आपका नारद स्मृति। क्या आ जाता है? नारद स्मृति। उसके बाद जो पांचवा है बेटा, ये क्या आ जाता है? बृहस्पति स्मृति। और जो छठवा है बेटा आपका, ये वाचस्पति स्मृति की बात करता है। किसकी? वाचस्पति स्मृति की बात करता है। वाचस्पति स्मृति की बात करता है। और जो लास्ट में बेटा आपका आता है काव्यायन स्मृति की बात। क्या आ जाता है? काव्यायन स्मृति। और एक बेटा स्मृति आपकी और है देवल स्मृति। क्या आ जाती है? देवल स्मृति, ठीक है। तो बेटा इसको नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है बेटा। तो ये जो ऊपर के बेटा क्या हैं? 3 हैं। कौन कौन से? ऊपर के 3 हैं। मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, तीसरा वाला है क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति है। ये किसकी बात करता है? ये बेटा बात करता है मौर्य काल की। किसकी बात करता है? मौर्य काल की बात करता है। ये मौर्य काल की बात करता है। और ये कब से कब तक रहा? 2000 BC से 2000 AD तक ये काल रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन सा? ये चारों किसकी बात करते हैं? गुप्त काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? गुप्त काल की बात करते हैं। ये गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त काल के साक्ष्य देते हैं। और ये जो लास्ट वाला है बेटा, ये किसके साक्ष्य देता है? ये देता है पूर्व मध्य काल की। किसकी? पूर्व मध्य काल के साक्ष्य लेकर ये आता है, ठीक है। तो बेटा इस तरह हमने देखा स्मृतियाँ कितने प्रकार की हैं और इनसे क्या साक्ष्य मिलते हैं हमारे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम जब डिवाइड कर रहे थे तो एक चीज़ भूल गए थे, उसको भी हम आपको बता देते हैं। बेटा यहाँ पे एक डिवीज़न और था, क्या? पुराण। क्या था? पुराण। तो थोड़ा सा पुराण के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? पुराण के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे धार्मिक स्रोतों में ही आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? धार्मिक स्रोतों में आते हैं। और धार्मिक स्रोतों में किस में? ब्राह्मण साहित्य के तहत आते हैं। तो ये बेटा जो देखा जाए, जो पुराण की बेटा सबसे पहले स्रोत मिले थे, कहाँ मिले थे हमारे? ये मिले थे हमारे अथर्ववेद में मिले थे। कहाँ मिले थे? अथर्ववेद में।
अथर्ववेद में इनके सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं पुराण के। और बेटा प्राचीनतम पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? प्राचीनतम पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। इनमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आप किताब से पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना ढेर सारा बता रहा है इतना संभव नहीं है, और यूपीएसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ 2-3। पहला बेटा आ जाता है आपका मत्स्य पुराण। क्या आ जाता है? मत्स्य पुराण। और जो दूसरा आता है बेटा आपका वायु पुराण। क्या आ जाता है? वायु पुराण। और तीसरा जो हो बेटा आपका आ जाता है विष्णु पुराण। क्या आ जाता है? विष्णु पुराण। क्या आ जाता है? विष्णु पुराण आ जाता है। ठीक है। ये जो बेटा आपका मत्स्य पुराण है किसकी बात करता है? ये बात करता है सातवाहन काल की। ये बात करता है बेटा आपकी सातवाहन काल की। और ये बात करता है बेटा वायु पुराण करता है बात किसकी? गुप्त काल की। गुप्त काल की बात करता है। और जो बेटा विष्णु पुराण है बेटा ये मौर्य काल की बात करता है। किसकी बात करता है? मौर्य काल की बात करता है। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने पुराण भी देख लिया। आप थोड़ा सा देख लेते हैं जो ब्राह्मण साहित्य है, इसको आप लोगों ने सीधे सीधे डिराइव करके एक रोड मैप बना के देखा। क्या पहले में आ जाता है वेद, दूसरे में आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरे में आ जाता है आरण्यक साहित्य, उसके बाद चौथे में आ जाता है उपनिषद, फिर वेदांग, फिर सूत्र साहित्य, उसके बाद पुराण, महाकाव्य और स्मृति साहित्य आ जाता है आपका। ठीक है। तो ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। क्या? ब्राह्मण साहित्य मैंने बताया। अभी इसका रोड मैप और बाकी है, उसमें हम आपको बताएंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के रोड मैप के बारे में। तो हमारे साथ आप बने रहिए। कल के सेशन में देखते हैं क्या बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, एक एक चीज़ छोटी से छोटी मैं आपको डिराइव करके दूंगा ये यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं बेटा। तो कल के सेशन में मिलते हैं एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद।